जब हम प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ ठान लेते हैं और पेपर नजदीक है और हमारी मोमेंटम बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आएगी जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हिला देगी, जो हमारी डायरेक्शन जो हमने पकड़ी हुई है, जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हो। उस फेज से आपने कैसे टैकल किया? मैं मानता हूँ कि हर एक की लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन या डिस्ट्रैक्शन, ये आता ही है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि आपको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ अचीव करने के लिए आया हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। जैसे मुझे पता है कि यस, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मेरी फैमिली इतनी वो कैपेबल नहीं है कि वो मेरे बिना सर्वाइव कर लेगी या फिर मैं कुछ कर पाऊँगा, तो वो चीज़ मेरे साथ में रही। एंड जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है सर, तो उसके लिए है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए उस चीज़ के लिए कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तभी मुझे मिलेगी। कि अगर जैसे आज के टाइम पे होता है कि फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे, अपनी फीलिंग्स हो गई या कुछ भी चीज़ हो गई, उन चीज़ों को कंट्रोल करके ही एंड सेल्फ मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम लेकर आए हैं एक नई सक्सेस स्टोरी, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजेश सर, जो कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं एंड ऑल इंडिया रैंक 151। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है उपरांत सर, यूपीएससी फैकल्टी। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड। ओके सर, तो विदाउट एनी डिले हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर कीजिए कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट करी थी, और ये मोटिवेशन आपको कब आया कि मेरे को ये क्रैक करना है अपना पेपर और मुझे इस चीज़ में ही जाना है। कब आपने डिसाइड किया कि मुझे अपना लाइफ इस तरफ लेके जाना है, मतलब तो आप अपनी जर्नी बताइए हमारे को। ओके मैम, यूपीएससी की जर्नी मैम मेरी क्लास 10th के बाद स्टार्ट होती है। मैं क्लास 10th में अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, तो मुझे डीएम सर से मिलने का मौका मिला वहाँ पे। तो वो उन्होंने डायरेक्टली मेरे ऊपर एक क्वेश्चन किया कि क्या बनना चाहते हो। तो मैं एकदम ब्लाइंड फोल्ड हो गया उस टाइम पे, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। बट मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं अभी सोचा नहीं इसके बारे में, मैं सोचूंगा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने झांसी आया, तो सेम डीएम सर झांसी में एज ए डीएम अपॉइंट हुए। तो वो थर्ड ईयर में हमारा एक सेशन लेने के लिए आए थे एज अ मोटिवेशन स्पीकर। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंटरेक्ट किया, मैंने उनको जाके मिला, उनसे पर्सनली बताया कि सर मैं 10th में आपसे मिला था। उनको ध्यान में नहीं था। बट फिर वहाँ से मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने सीरियसली वहाँ से फिर करंट अफेयर्स एंड ऑल न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया डेली। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, तो देन फिर जब लोग फ्रेंड्स बने यूपीएससी जर्नी के टाइम पे, तो वहाँ से मोटिवेशन मिला कि यस, लाइफ में कुछ करना है। बट इंजीनियरिंग एक बैकअप ऑप्शन लेके चला कि यस, अगर सर मेरा नहीं होता है तो एक इंजीनियरिंग ऑप्शन रहेगा जिससे मैं लाइफ में कुछ और भी कर सकता हूँ। ओके सर, तो सर मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आपका फेवरेट सोर्स क्या था, और नोट्स बनाने के आपके स्टाइल क्या थे, मतलब आप कैसे नोट्स बनाते थे और कहाँ से आप सोचते थे कि करंट अफेयर्स यहाँ से बेस्ट निकलेंगे या यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे, तो वो आप शेयर कीजिए। मैम थर्ड ईयर पे जैसे मैंने मेंशन किया था कि यूपीएससी की जर्नी मैं सीरियसली स्टार्ट किया। बट जब मैं फर्स्ट ईयर में गया इंजीनियरिंग में, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस था, द हिंदू भी था। तो ऐसा कि रूम में पेपर लेके गया एंड एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स, जो लगा कि यस, ये आर्टिकल मेरे काम में आ सकता है, या जो एडिटोरियल वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि जो चीज़ें नहीं पता थी, लाइक जैसे हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी वगैरह, या जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, तो वो ध्यान में आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मुझे याद है कि कुशागर मोहित सर मेरे सीनियर थे, तो वो डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट थे। वो इसमें एक पोस्ट पे भी हैं भी, जो सिलेक्ट हुए थे बाद में। तो वो उनसे मैं गया, बुक्स के बारे में पूछना शुरू किया, एंड सर आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करते हो। तो उन्होंने कुछ कोचिंग्स के नाम भी सजेस्ट किए कि यस, आप इसका स्टार्ट करो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हम मेन जैसे एनसीईआरटी वगैरह लेके यहाँ से सोर्सेस से उन्होंने रेफ़र किए, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया सीरियसली। यानी कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके सीनियर और उस डीएम की मुलाकात का बहुत बड़ा यस, रोल। बिल्कुल सर, ये चीज़ अगर डीएम से आप ना मिले होते तो शायद आप किसी और फील्ड में। यस, बिल्कुल सर, आप ये कह सकते हैं कि एक वो मोटिवेशन फैक्टर थे मेरे लिए। एंड
जो उनका नेचर था, लाइक आप 6-7 मॉर्निंग में आप आ रहे हो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मोटिवेशन लेक्चर लेने के लिए, जो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है उस चीज़ का, बट आप मोटिवेटेड हो कि यस हमें कुछ 2-4 अगर स्टूडेंट भी इंस्पायर हुए मेरे इस जर्नी को, लाइफ को देख के, तो वो अच्छा रहेगा। तो इतना लाइक मोटिवेशन, एंड हमारा कोई उनसे रिलेशन भी नहीं है, एंड पर्सनली वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि आपकी क्वेरीज हैं उसको उन्होंने रिजॉल्व भी किया। तो वो एक ये चीज़ था कि यस लाइक सोसाइटी के लिए इतना अच्छा कॉज कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी मोटिवेट की मेरे लिए। सर ये एग्जाम्पल हम लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स की जर्नी में देखते हैं कि उनके कैरियर में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा टर्न आता है जिसमें उनके अंदर की जो वो ऊर्जा होती है, उनके अंदर का जो फ्यूल होता है, उसे कोई ना कोई इग्निशन देकर चला जाता है। Yes. चाहे वो बचपन में देखी गई कोई मूवी हो या कोई मुलाकात हो या फिर कोई घटना ऐसी घटी हो जिससे वो घटना उसे अंदर से बिल्कुल हिला कर रख देती है। अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए किसी एक दिशा को पकड़ लेता है और वो दिशा होती है यूपीएससी की। Yes. कि हाँ यही एक ऐसा जरिया है या एक ऐसा रास्ता है, मुकाम है, अगर मैं हासिल कर लूँ तो अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल दूंगा। बिल्कुल सर। मोस्टली हम ऐसे केसेस में देखते हैं। तो सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि करंट अफेयर से आपने शुरुआत करी, पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे जब इंजीनियरिंग आपकी खत्म हुई उसके बाद आपने क्या फैसला लिया? क्या आपको अपने जॉब के लिए जाना चाहिए, क्या आप इंटरव्यूज में बैठे भी, या फिर सीधा ही आप सब कुछ कर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर प्रिपरेशन के रेस में कूद गए? सर मैं कॉलेज के टाइम पे प्लेसमेंट सेल में बैठा भी था, एंड मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, बट और मैंने 1 मंथ आगे जॉब भी किया, ये दिल्ली एनसीआर में हुआ था मेरा प्लेसमेंट। बट वो लाइक जो मुझे लाइफ में चाहिए था वो वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा था। तो मैं फिर घर पे कॉल किया, बोला कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे यूपीएससी के लिए ही जाना है। तो लाइक पापा ने सपोर्ट किया कि यस अगर तुमको जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे साथ ये चीज़ था कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, एंड मेरे भैया एंड सिस्टर ऑलरेडी डॉक्टर थे उस टाइम पे, तो एक फाइनेंशियल वो चीज़ें नहीं थी मेरे साथ में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको करना है तो करिए, एंड इन चीज़ों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, कभी मना नहीं किया कि तुमको अगर ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर मैंने बोल दिया कि यस मुझे ये करना है तो उन्होंने बोला कि यस तुम जाओ, जो होगा आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल सर। अगर मैं जानना चाहूँ आपके मोड ऑफ टेकिंग क्लासेस, जैसे कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय शायद ऑनलाइन इतना नहीं आया था, यस तो क्या आपने रिलोकेट किया या Yes. फिर अपने ही सिटी के अंदर आपने कोई इंस्टीट्यूट देखा, कोई मेंटर ढूंढा, उससे गाइडेंस ली? यूजुअली किसी की भी स्टार्टिंग फेज में जब प्रिपरेशन शुरू करने लगते हैं तो ये जो फैसला लेने की जो घड़ी होती है, इसके लिए उसे मेंटर्स की जरूरत होती है। या तो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, जैसे डीएम साहब से तो आप मिल गए, मुलाकात मिल गई, स्पार्क आ गया, आइडिया आ गया, लेकिन आगे की डायरेक्शन के लिए आपको कहाँ से हेल्प मिली, कहाँ से गाइडेंस? आपने किस तरीके से चीजों को एक्सप्लोर किया? क्या मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए या फिर खुद से पढ़ना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं? तो किस तरीके से आप आगे बढ़े? सर जैसा मैंने कि मेंशन किया कि मैं जॉब करने के लिए यहाँ पे आया था दिल्ली में, तो मैंने जॉब को लेफ्ट करके यहीं पे कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जो मेरे कॉलेज के सीनियर, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि वो मेरे साथ रेगुलर कांटेक्ट में थे, वो यहीं पे रह रहे थे दिल्ली में ही, तो मैं भी उनके साथ में रहना स्टार्ट कर दिया। एंड जो भी उनका सपोर्ट था, लाइक फर्स्ट डे से लास्ट डे तक उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि यस आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो उन्होंने बैठा के हाथ पकड़ के मेरे को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने भी मतलब उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है कि हर एक चीज़, अगर जैसे मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था, तो अगर कोई चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो वो उन्होंने हर उसके आधे 1 घंटे जितना भी टाइम उनका लग रहा है उन्होंने दिया मेरे लिए। तो वो भी चीज़ें मेरे साथ में थी, एंड कोचिंग का भी सपोर्ट मिला, तो प्रॉपर गाइडेंस मिली मुझे। तो ये चीज़ें काफ़ी लाइफ में आगे या कुछ अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छी मतलब सपोर्ट सिस्टम काम किया मेरे साथ में ये चीज़। बहुत बढ़िया सर। जैसे हम सभी ने भी ये चीज फेस करी है, आपने भी शायद ये फेस करी हो, जब हम प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा जब हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब हम कुछ ठान लेते हैं और पेपर नजदीक है और हमारी मोमेंटम बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आएगी जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को हिला देगी, जो हमारी डायरेक्शन जो हमने पकड़ी हुई है, जो हमारा मोमेंटम बना हुआ है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करते। तो उस फेज से आपने कैसे टैकल किया? गाइड कीजिए थोड़ा सा आगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि कैसे वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे और क्या जरिया हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं मैनेज करने का। यस सर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड मैं मानता हूँ कि हर एक की लाइफ में ये चीज़ें
होती ही हैं, अप्स एंड डाउन या डिस्ट्रैक्शन ये आता ही है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके लिए सर मैं यही कहूँगा कि आपको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ अचीव करने के लिए आया हूँ, अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। जैसे मुझे पता है कि यस, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मेरी फैमिली इतनी वो कैपेबल नहीं है कि वो मेरे बिना सर्वाइव कर लेगी या फिर मैं कुछ कर पाऊंगा, तो वो चीज़ मेरे साथ में रही। एंड जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है सर, तो उसके लिए है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए उस चीज़ के लिए कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तभी मुझे मिलेगी। कि अगर जैसे आज के टाइम पे होता है कि फ़ोन का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, अपनी फीलिंग्स हो गई या कुछ भी चीज़ हो गई, उन चीज़ों को कंट्रोल करके ही एंड सेल्फ मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एस्पिरेंट के जीवन में सर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत नजदीक होता है अपनी सफलता के, लेकिन कुछ ऐसे मुकाम आ जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, इमरजेंसी जैसी क्रिएट हो सकती है, जो ना चाहते हुए भी उनसे पीछे नहीं हट सकता। उसके कारण यदि उसके जीवन में असफलता आ रही है तो वो एकदम से टूट जाता है। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ? और अगर ऐसा हुआ, कभी आपको अपने ऊपर डाउट हुआ हो, सेल्फ डाउट हुआ हो, ऐसा लगा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा? एस्पिरेंट्स को होता है। तो उस समय आपने किसके पास जाकर अपने डाउट्स को क्लियर किया, यानी कि अपने आप की अपनी बातें साझा की और उनसे जानना चाहा कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए? और कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड आपके पास रहा जिससे आप खुलकर हर प्रकार की बातें शेयर कर पा रहे थे, और आपको क्या उनसे हेल्प मिली और कैसे? यस, ये चीज़ें हैं सर कि 3-4 अटेम्प्ट्स मेरे यूपीएससी के हो चुके हैं। एंड मुझे आज भी याद है कि जब भी मेरा जिस दिन रिजल्ट आया तो पापा कॉल करते थे कि यस नहीं हुआ, बोलते थे कोई इशू नहीं है, चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। तो वो एक फादर का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से रहा है। एंड वो मेरे जो बड़े भैया हैं वो हमेशा बोलते हैं कि यस, ये चीज़ें लाइफ में आएंगी ही आएंगी, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है कि आज अगर नेगेटिव डे है तो कल पॉजिटिव आएगा, अप हुआ है तो कल डाउन भी आएगा। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार रहो एंड आप एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखो कि यस, ये जर्नी है, ये सबके लिए नहीं है। आप अगर इस फील्ड में आए हो तो आप इस चीज़ के लिए हमेशा ही तैयार रहो। और मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे बड़े फादर के हैं सन हैं, वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, तो वो मेरे इतने क्लोज हैं कि उनसे कोई भी चीज़ बता सकता हूँ। उनकी एज 40 ईयर्स है एंड मैं उनसे 10-15 ईयर्स छोटा हूँ, बट वो एज अ चाइल्ड मुझे ट्रीट करते हैं। एंड मैं लाइफ में चाहे कुछ भी हो मेरे साथ में, मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। वो 24/7 अवेलेबल है। मैंने लाइफ में कुछ भी काम किया होगा तो पहले उनको बता के ही किया है, यस कि आज मैं ये करने जा रहा हूँ, आप ये जान लो, ऐसा। तो उनसे उनके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड है, तो वो मेरे अल्टीमेट मोटिवेशन के सोर्स भी रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, एवरीबॉडी नीड्स अ सपोर्ट सिस्टम, और आपके सपोर्ट सिस्टम वो आपके ताऊ जी के बेटे रहे, जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी। एस्पिरेंट ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम हमारी लाइफ में हमें ढूंढने पड़ेंगे। हम सबके पास सपोर्ट सिस्टम होते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे कलीग्स हो, या हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। तो हमें उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितना हम अपने सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, बिकॉज जब भी हम फंसेंगे तो हमें उन्हीं की गाइडेंस वापस से ट्रैक पर लेकर आएगी। एक सवाल मेरा सर आपसे थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा हटके है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम ना फिजिकल एक्टिविटी कम करने लगते हैं और अपने खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते, बस पढ़ रहे होते हैं, चीजों को इतना हेक्टिक बना लेते हैं कि हम थोड़े लेथार्जिक होने लगते हैं। तो उस समय के एस्पिरेंट को कैसे अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, जिससे कि क्या हो, उसके रेगुलर जो डेली का जो टास्क शीट होती है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ वो फिजिकली फिट भी रहे, और उससे हेल्प क्या मिलेगी, वो मोटिवेटेड रहेगा और लोगों के लिए उसके मन में हीन भावना भी नहीं आएगी, और वो थोड़ा सा घुलता मिलता भी रहेगा। एक बैलेंस लाइफ रहेगी एक एस्पिरेंट की। किताबी कीड़ा लोग उसे ना कहें और वो खुद को भी ना माने। तो उसके लिए सर ये है कि हर एक पर्सन की डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं। किसी को पार्टी करना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है कि मैं किशोर कुमार से लेके आज के अरिजीत सिंह तक के सब कुछ गाने सुनता हूँ, कि मैंने किसी एक फील्ड को बांध के नहीं रखा है, यस गाना अच्छा है मैं सुनूंगा, तो वो चीज़ है। किसी के लिए, किसी को जिम करना अच्छा लगता है, यस उसके लिए आप टाइम निकालिए, तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है एंड आपकी वो चीज़ें आगे भी हेल्प करेंगी। जैसे आप इंटरव्यू के लिए भी गए तो उसमें भी आगे आएगा। जैसे इससे पहले मैं सुन रहा था जो बात हो रही थी, तो लोग इंटरव्यू बोलते हैं उसको, नहीं यूपीएससी उसको इंटरव्यू नहीं बोलता, उसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है। क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जर्नी फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और आपकी डिसीजन मेकिंग, कि आप जैसे किसी हायर पोस्ट पे जा रहे हो तो आप इंस्टेंट कैसे डिसीजन लोगे, वो चीज़ मायने रखती है। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट डे से ही आएंगी। एंड किसी को कुछ भी हो सकता है, कोई खेल रहा है,
किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को जैसे कि मैं थोड़ा सा बैडमिंटन भी खेलना पसंद करता हूँ, गाने भी सुनता हूँ एंड थोड़ा बहुत जिम भी करता हूँ। तो सबके लिए अलग अलग है एंड वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं एंड आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाती। आप जब जाते हो कोई दोस्तों के साथ में बैठा हुआ है, उसके साथ बैठ चाय पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उससे भी स्ट्रेस जाता है एंड पर्सनालिटी निखर के आती है बाहर। जो आपके दूसरे पर्सपेक्टिव हैं, दूसरा साइड है लाइफ का, वो दिखता है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। एक एस्पिरेंट को अपनी पर्सनैलिटी को मल्टी यूनिलेटरल नहीं रखना चाहिए। पर्सनैलिटी ऐसी हो कि किसी से घुले मिले तो वो उसको जज ना कर पाए कि ऐसा पर्सन है। Exactly. दोस्तों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करेगा, पेरेंट्स के साथ या एल्डर्स के साथ उस तरीके से रहेगा, और जब पढ़ने बैठा है या डिस्कशन कर रहा है तो एक अलग ही उसका एक रूप निकल कर आएगा। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी होती है सर, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं यूपीएससी की। तो वो जैसे बहुत सारे सीनियर कैंडिडेट्स, और हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी एक सीनियर आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से हो जाती है। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप उस हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि आपको आगे समस्या ना आए। क्योंकि आपको सोचने समझने के जो तरीके हैं, जो ढंग है, वो आप देखेंगे। जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही कह रहा हूँ। जब हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और जब हम पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, एथिक्स को पढ़ते हैं और चीजों को जानते हैं, हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं, हम आंसर राइटिंग करने लग रहे हैं, उसके बाद चीजों को इंटरलिंक करते हैं, हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। जब हम इस फेज से गुजर जाते हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, हमारे विचार थोड़े से खुल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके जीवन में ऐसे किस प्रकार के परिवर्तन आए जो कि आपको लगा एक नॉर्मल ग्रेजुएट के बाद, जब आप अपने आप को एस्पिरेंट 1-2 अटेम्प्ट के बाद कहने लगे। बिल्कुल फिर बताइए सर। ये क्वेश्चन आप बोलेंगे तो मैं इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा से साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इन चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं था। जब मैं यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट किया तो जो अदर पर्सपेक्टिव हैं लाइफ की, वो चीज़ें मेरे सामने आई। जैसे अगर आप मेरे से 12th तक पूछते कि मुझे इंडिया का आप लेंथ भी पूछेंगे ना, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मैं उस टाइम पे नहीं बता सकता था, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए थी ही नहीं। क्योंकि साइंस एंड टेक ओनली, साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, यही सब चीज़ें चल रही थी। जब यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई, जो ह्यूमैनिटी वाला बैकग्राउंड है, वो चीज़ें निकल के आई। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप जैसे लोगों को देखते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो वो यूपीएससी ने एज ए ह्यूमन बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। आप जैसे पहले देखते तो मैं लोगों के लिए उतना ह्यूमैनिटी मेरे अंदर नहीं थी। आप वो पर्सपेक्टिव नहीं था मेरा लाइफ का। बट जब यूपीएससी स्टार्ट हुआ, एथिक्स पढ़ा, ये सब चीज़ें आई और लोगों से कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ, तो वो एक लाइफ को एक अलग वे में लेके गया। एंड अब ऐसा लगता है कि यस, इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है, कि आप वो पर्सपेक्टिव था ही नहीं कि लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप जैसे काम करके आते हो एंड जब आप बेड पे जाते हो, लगता है कि यस मैंने आज कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे नींद अच्छी आएगी एंड मेरा माइंड एंड मेरी सोल को एक पीस मिलेगी। तो ये चीज़ें यूपीएससी का मैं हमेशा से थैंकफुल रहूँगा एंड उसको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि यस, आपने मेरी लाइफ चेंज किया है। एंड एक जो समाज के प्रति मेरा जो एक नज़रिया है, उसको चेंज किया है। तो उसके लिए मैं हमेशा यूपीएससी का थैंकफुल रहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने बात रखी। एक सर क्वेश्चन मैं आपके डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ईपीएफओ का क्या रोल है एक एम्प्लॉय, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में ही एम्प्लॉय आता है, स्टार्टिंग ही ई से हो रही है। तो एक एम्प्लॉय के जीवन को ईपीएफओ कैसे प्रभावित करता है और कैसे बचाता है, उसके शोषण को कैसे रोकता है? ईपीएफओ का बेसिकली काम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, कि जैसे कि जो पर्सन ऐसे हैं कि जिनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है, तो वो जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन देना, या फिर उनकी डेथ हो गई या कुछ ऐसी कैजुअलिटी उनकी जॉब के टाइम पे हुई जिससे उनकी पूरी फैमिली रोड पे आ सकती है या फिर वो स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देगी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एंड उसके लिए हम लोग डेथ हुआ तो पेंशन भी देते हैं। अगर पैसे हम लोग मार्केट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी देते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम मेंबर्स को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में देते हैं। तो आप अगर पैसे को जितना ज़्यादा टाइम तक अपने पास होल्ड करके रखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको और मिलेगा, तो जिससे आपकी लाइफ एंड आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ, वो दोनों ही सिक्योर हो सकती है। कितनी कमाल की बात है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी डाउन टू अर्थ रहती है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में इतना हल्ला नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट एक एम्प्लॉय और सोसाइटी पे पूरा कितना बड़ा है।
कमाल की बात है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के, और हमारी ये वीडियो अब लोगों तक जब पहुँचेगी तो एक्चुअली उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, उनके डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लियर होने वाली हैं इस पॉडकास्ट के बाद। और आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और अपनी इतनी जेन्युइन चीज़ें आपने लोगों तक पहुँचाई हैं, उसके लिए एक्चुअली थैंक यू। और थैंक यू सर आपको भी। तो गाइस, जिन लोगों ने भी जॉबविद IAS को फॉलो नहीं किया है वो अभी इसी वक्त जाके फॉलो कर ले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव होंगी, चाहे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, चाहे आपको मोटिवेट करेंगे। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉमेंट्स में आती है, तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे हमारे फ्यूचर में। तो हमारे सर किसी भी अपडेट को आप छोड़ ना दें, इसलिए जॉबविद IAS को अभी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।